डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती का जो पद्य विभाग है उसका रसास्वादन सीखने जा रहे हैं कि रसास्वादन कैसे करें। रसास्वादन का ये वीडियो है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। आपने मुझे कमेंट किया था कि रसास्वादन किसे कहते हैं, तो आज का ये वीडियो रसास्वादन पर है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक रसास्वादन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रसास्वादन का अर्थ क्या है। रसास्वादन अर्थात रस धन आस्वादन अर्थात आनंद प्राप्त करना। तो रसास्वादन का अर्थ हुआ आनंद प्राप्त करना। अब देखिए, कोई भी कविता पढ़ाई जाती है तो उसमें आपको रस आना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। उसके लिए यह विधि बनाई गई है कि कोई भी कविता का आप आनंद प्राप्त कर सके, उसका रस ले सके, आपको आनंद मिल सके, इसलिए यह विधि बनाई गई है। जब कोई रचना अर्थात कविता उचित स्वराघात यानी आप कविता को उचित स्वर में पढ़ते हैं। कभी स्वर मध्यम होता है, कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। उपयुक्त गति भी कैसी होती है, एक ही तरह की नहीं होती है, गति में भी परिवर्तन आता रहता है। जब आप वीर रस की कविता गाते हैं तो आप में एकदम जोश होता है। भाव भंगिमा, हाव भाव के साथ जब आप गाते हैं, आपके हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस उसमें कविता में आते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जब कोई भी कविता प्रस्तुत की जाती है तो उसे रसास्वादन विधि हम कहते हैं। ये हो गया आपका रसास्वादन का अर्थ। अब देखिए, इस विधि का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इस विधि का उपयोग हम प्राथमिक स्तर पर भी करते हैं, माध्यमिक स्तर पर भी करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जब हम इसका उपयोग करते हैं तो बच्चों का मनोरंजन होता है, बच्चे इसमें खूब ही आनंद प्राप्त करते हैं। वह कैसे, वे बाल गीत होते हैं, बाल गीत जिसे हम बड़बड़ गीत भी कहते हैं, नर्सरी राइम्स होती हैं। आपने जब भी हिंदी विषय या इंग्लिश विषय की शुरुआत की होगी तो आपने देखा होगा, आपको फर्स्ट जो पार्ट आपका होता है वो ज़्यादातर पोएम कविता का ही होता है, जिससे आप उस विषय में रुचि ले सकें, आपका मनोरंजन हो सके। बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चों के पास जो किताबें होती हैं उसमें चित्र बने होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, फ़ोटोज़ के नीचे पोएम्स या कविताएं होती हैं। कविता उनको पूरी याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उसमें मनोरंजन लेते हैं, उनको आनंद प्राप्त होता है, उनका मनोरंजन होता है। उनको पूरी तरीके से वो जो लिखे हुए वाक्य हैं या कविता है, उनको पूरी तरीके से अक्षर ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब आप उनको देखेंगे तो वो जो पेज खोल लेते हैं, पेज खोल के उन्हें समझ में आ जाता है, फ़ोटोज़ देख के, चित्र देख कर कि ये कौन सी कविता है। आप उनके पास कभी बैठें तो आप देखेंगे कि वो पेज खोलकर कविता पढ़ना शुरू कर देंगे, और जब आप अक्षर पहचानने के लिए उस पर उंगली रखेंगे तो उनको नहीं आता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता वो बहुत ही हाव भाव से पूरी रट लेंगे। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाए, पूरी कविता उनको आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस विधि के द्वारा उनका मनोरंजन होता है। अब हम आते हैं माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर अर्थ का बोध कराया जाता है, अर्थ का ज्ञान दिया जाता है। यह एक उपसंहार विधि भी है। कविता को सामान्य रूप से पढ़ाकर, याद करवाकर पाठ के रस या पाठ का आनंद लेना, पाठ के हाव भाव तक पहुंचाना, ये इस विधि का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अब इस विधि से क्या होता है? इस विधि से आपका भावनात्मक विकास होता है। बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है। बच्चे सहृदय बने, दूसरे की भावनाओं को समझें, दूसरे की भावनाओं को समझने वाला बने, विषय में रुचि लें, इसलिए ये विधि बनाई गई है। और बच्चों को लय ताल का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब कविता का पूरा सार याद करवाना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। कविता में क्या चीज़ आई है, कवि क्या कहना चाहता है, कवि का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों को हम रसास्वादन विधि के द्वारा
देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। कविता के रसास्वादन के विभिन्न मुद्दे। कविता के जो रसास्वादन विधि है, इसके मुद्दे क्या हैं? इसके कई मुद्दे हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी और आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जो है आपको परीक्षा में नहीं लिखने हैं। जो मुद्दे वो पूछेंगे, जो मुद्दे आपको पूछे जाते हैं, उन्हीं मुद्दों के अनुसार आपको उसका रसास्वादन करना है। लेकिन जितने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि रसास्वादन के विभिन्न मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, सर्वप्रथम आ गया, आपको सर्वप्रथम शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इस मुद्दे में आपको क्या करना है। इस मुद्दे के अंतर्गत आपको है कविता का नाम लिखना। कविता का नाम लिखना होता है। आपको जो कविता दी गई है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ये सबसे पहला मुद्दा है। कविता के शीर्षक का वर्णन यहाँ पर आवश्यक है, उसका नाम लिखना है। और यदि संभव हो तो मुख्य रचना की भी चर्चा की जानी चाहिए, जिसका अंश कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो आपको कविता के रूप में एक अंश दिया जाता है, लेकिन उसकी जो है मुख्य रचना भी होती है। अगर आपको वो मुख्य रचना याद हो, तभी आप उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ आपको अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आपका प्रभाव जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा पड़े। इसलिए ये होता है कि अगर आपको उस कविता का जो है मुख्य रचना, उस कविता की मुख्य रचना याद है कि वो कविता कहाँ से ली गई है, तो ही आप लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी पहली कविता जो है नवनिर्माण है, उसका शीर्षक क्या है? नवनिर्माण है। लेकिन नवनिर्माण के अंदर क्या है? नवनिर्माण ये चुनी हुई कविताएं हैं, जो चुनी हुई कविताओं के संग्रह से संकलित है। यानी नवनिर्माण एक आपके लिए कविता है, लेकिन ये कविता कहाँ से ली गई है? चुनी हुई कविताएं जो एक संग्रह है वहाँ से ली गई है। तो आप अगर चाहें तो चुनी हुई कविता संग्रह भी उद्धृत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है रचनाकार। रचनाकार कौन है? रचनाकार होता है कविता के कवि। तो आपको कविता के रचनाकार अर्थात कवि का नाम का वर्णन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि कवि का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें भी कभी कभी क्या होता है, कवि का मूल नाम दूसरा होता है। जैसे नवनिर्माण कविता के कवि का नाम क्या है? त्रिलोचन है, जबकि इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। अगर आपको याद है तो आप उसमें वासुदेव सिंह त्रिलोचन भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब आ जाता है आपका केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव के अंतर्गत क्या होता है? इस मुद्दे के अंतर्गत आपको काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव लिखना होता है। कविता किस संदर्भ में लिखी गई है, इस बिंदु को स्पष्ट करना होता है। जब आपने पूरी कविता पढ़ी तो आपके मन में कविता को पढ़ने के बाद क्या क्या कल्पनाएं आई, आपने उसके बारे में क्या क्या सोचा, कवि क्या बताना चाहता है, ये लिखना होता है। इसका अर्थ है आपको यहाँ पर कविता का सेंट्रल आइडिया, जिसे हम कहते हैं, आपको यहाँ पर कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है। जिस तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है एक पेड़ होने का अर्थ, इसमें कवि गौतम जी ने हमें पेड़ की भांति जीवन जीने की सार्थकता को स्पष्ट किया है। आगे हम बढ़ते हैं रस की तरफ। रस, कविता में आए रस उनके भावों को बताते हैं। काव्य पंक्तियाँ किस रस से ओतप्रोत हैं, उस रस का नाम लिखना होता है। जैसे आपकी कविता गुरुबानी है तो ये भक्ति रस है ना, और गुरुबानी में आप लिख सकते हैं ये भक्ति रस है। तो इससे क्या होता है, आपको रस का नाम लिखना पड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं अलंकार की तरफ। तो अलंकार क्या है? अलंकारों का प्रयोग कविता में चमत्कार पैदा कर देता है। अलंकार शब्द और उसके अर्थ से संबंधित होता है। अलंकार शब्द उसके अर्थ से संबंधित होता है। कविता की पंक्तियों में
आए हुए अलंकार का नाम लिखना होता है, तो देखिए गुरुबानी में गगन में थल है, रविचंद्र दीपक बने, इस पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से अगर आप बहुत ही ध्यान से किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो आप उसमें से रस और अलंकार ढूंढकर लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रतीक विधान की तरफ। प्रतीक विधान क्या है? अब ये जो प्रतीक विधान है, प्रतीक विधान कविता में विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग कर भावों को और अधिक प्रबल व रोचक बनाने का प्रयोग किया जाता है। अतः कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर उनका वर्णन यहाँ पर आपको करना है। प्रतीक अर्थात दृश्य जो दिखाई देते हैं। कविता को पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में कौन कौन से दृश्य देखे आपने कविता पढ़कर क्या एज्यूम किया, इन सभी बातों को आपको लिखना अनिवार्य है। कवि ने किन चीज़ों पर महत्व दिया, किन बातों की तरफ उसका ध्यान गया है, इसको लिखना है। किसी भी वस्तु के अनुरूप वैसी ही वस्तु का होना प्रतीक विधान कहलाता है। प्रतीकों का प्रयोग कर कविता के भावों को और अधिक प्रबल बनाया जाता है। कल्पना क्या है? कल्पना तो कवि की कल्पना, कवि का इमेजिनेशन यहाँ पर लिखना है कि कवि क्या इमेजिनेशन कर रहा है, उसकी कल्पना क्या है, उसके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। कवि के मन में कवि की कल्पना को समझने के बाद, देखिए कवि की कल्पना को जब तक हम नहीं समझेंगे तो कविता का पूर्णतः आनंद हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमें पहले कवि की कल्पना को समझना है। कवि की कल्पना को समझना और उसकी चर्चा करना यहाँ पर अनिवार्य है। काव्य पंक्तियों में कवि कल्पना की नई नई एवं ऊंची उड़ान भरता है। कवि की कल्पना को समझने के बाद हमें क्या होता है, कविता का रसास्वादन हो जाता है। हम उसकी कविता का रसास्वादन कर पाते हैं, हम कविता का पूर्णतः आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, इस मुद्दे में आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपकी पसंदीदा पंक्तियाँ यहाँ पर आपको लिखनी है कि आपकी पसंदीदा पंक्तियाँ कौन सी हैं, वो आप यहाँ पर पूर्णतः स्वतंत्र हैं वो लिखने के लिए। आप उन पंक्तियों से किस आधार पर प्रभावित हुए, उन बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से यहाँ लिखना आवश्यक होता है। प्रत्येक कविता की कुछ पंक्तियाँ अत्यंत ही प्रभाव डालने वाली होती हैं। उन पंक्तियों के साथ उसके पसंद आने का कारण बताना है तथा उसका आप पर पड़ने वाला प्रभाव का आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि आपको वो पंक्तियाँ क्यों पसंद आई। ये बातें आपको इस मुद्दे के अंतर्गत लिखनी होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता पसंद आने का कारण। अब क्या है, आपको ये कविता पसंद क्यों आई? कविता के माध्यम से कवि अपने विचारों की उड़ान भरता है। हर कोई अपने अपने स्तर तक उन विचारों को समझता है। अब कवि ने जो लिखा है उसकी सोच है उसके लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते, तो लेकिन हम अपने लेवल तक तो सोच सकते हैं ना कि हमें ये कविता क्यों पसंद आई, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। कविता में कोई न कोई ऐसा तथ्य या बिंदु अवश्य होता है, अवश्य विद्यमान रहता है, जिसके कारण आपका मन जो है उन पंक्तियों की तरफ आकृष्ट हो जाता है। उसी कारण को आपको यहाँ पर लिखना है। और प्रत्येक छात्र जो है अपनी अपनी दृष्टि से ये देखता है, अपनी अपनी दृष्टि से देखता है और उसका आनंद प्राप्त करता है। कविता के माध्यम से कवि जिस वैचारिक आकाश में उड़ता है या वैचारिक कल्पना करता है, वहाँ हम अपने स्तर तक ही पहुँच सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि के अनुसार, अपने रुचि के आधार पर कविता के पसंद आने के कारण का वर्णन यहाँ पर करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं शब्द समूह पर। शब्द समूह में कविता के प्रभाव व लयात्मकता को बढ़ाने के लिए कवि सुंदर व श्रेष्ठ शब्दों का चयन करता है। तो
सुंदर और श्रेष्ठ शब्दों का जो वो चयन करता है, आप भी उन शब्दों को देखिए और शब्द समूह के इस मुद्दे के अंतर्गत आप ज़रूर लिखिए। अब आ गया हमारा भाषा विचार। भाषा विचार में देखिए, भाषा विचार में कविता को सामान्य जन तक पहुंचाने व उसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कवि द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं जैसे ब्रज हो गई, अवधी हो गई, राजस्थानी हो गई, मिश्रित भाषा हो गई। मिश्रित भाषा में कभी उर्दू का प्रयोग करते हैं, कभी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कवि करता है, तो इसका वर्णन यहाँ पर किया जाना अपेक्षित है। ये जो थे ये आपके हो गए रसास्वादन के मुद्दे। तो जब आपको क्वेश्चन आता है तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर आपको कविता का रसास्वादन करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम जो लेंगे, एक कविता लेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर उस कविता का रसास्वादन करेंगे। बच्चों, जो हमारी बोर्ड की परीक्षा है उस परीक्षा में हमें विभाग दो से रसास्वादन का जो क्वेश्चन है ये हमें 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। रसास्वादन का क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स के लिए आता है। ये कृति 2E के अंतर्गत पूछा जाता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिए, आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। एक तो वो देंगे कि मुद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो मुद्दों के आधार पर जब आपको कविता का रसास्वादन करना है तो वहाँ पर मुद्दे दिए जाते हैं। आपको अपने मन से कोई भी मुद्दा नहीं लिखना है। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि मुद्दे शीर्षक है, रचनाकार का नाम है, केंद्रीय कल्पना है, ये सभी मुद्दे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन में जो मुद्दा दिया जाएगा वही मुद्दा आपको आंसर के रूप में लिखना है। आप अपने मन से कोई भी मुद्दा उठाकर नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको मुद्दे दिए जाते हैं और कम से कम आपको 4 मुद्दे दिए जाते हैं, जिसमें रचनाकार का नाम, कविता का शीर्षक, केंद्रीय कल्पना, पसंद, कविता के पसंद आने का कारण या आपकी पसंद की पंक्तियाँ, ये मुख्य होते हैं। लेकिन आपको तैयारी पूरे मुद्दों पर करनी है। वहाँ पर कौन सा मुद्दा पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर मुद्दे जो पूछे जाएंगे उन्हीं मुद्दों पर आप कविता का रसास्वादन लिखेंगे। इसके बाद अथवा करके एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अथवा करके वो पूछ सकते हैं, नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अब नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए, इस तरीके से आपको जब दिया जाएगा, मुद्दे वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, तब आपको इसका उत्तर जो है, पूरी कविता का सार आपको आता है, पूरी कविता का भावार्थ आप जानते हैं, उसके आधार पर आपको इसका उत्तर परिच्छेद में लिखना होता है। परिच्छेद में लिखने के लिए आपको 100 से 120 शब्दों की जो है संख्या दी गई है। आपको वर्ड लिमिट दी गई है कि आपको 100 से 120 शब्दों में कविता का रसास्वादन करना है। ये कविता का रसास्वादन आपको पैराग्राफ वाइज कर सकते हैं। आपने पूरी कविता पढ़ी है, आपको पूरी कविता का भावार्थ आता है, आप पहले प्रस्तावना से शुरू करेंगे। जैसे हम शीर्षक लिखते हैं तो वहाँ पर भी आप शीर्षक के हिसाब से लिखते हुए, कविता का नाम लिखते हुए प्रस्तावना शुरू करेंगे। फिर आपको हेडिंग नहीं डालनी है, केंद्रीय कल्पना, ये सेंट्रल आइडिया, आप मुख्य बात क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, इस तरीके से शुरू करते हुए परिच्छेद के हिसाब से पैराग्राफ लिखते हुए आप पूरी कविता का सार लिखेंगे। अंत में वहाँ पर उपयोग की जाने वाली भाषा शैली, शब्द समूह, अगर अलंकार आता है तो अलंकार, रस, ये सब परिच्छेद के हिसाब से ही लिखेंगे। और जो पहले मुद्दों के आधार पर है उसमें देखिए अंक का भी विभाजन भी कर दिया गया है। शीर्षक के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है, रचनाकार के नाम के लिए 1 अंक दिया जाता है, अगर केंद्रीय कल्पना पूछी जाती है तो उसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं, पसंद की पंक्तियाँ और पसंद आने का कारण, इसके लिए 2 अंक दिए जाते हैं। इस तरह से वहाँ पर 2, 2, 4 और 1, 1, 6 मार्क्स वहाँ पर आपको कुल 6 अंक का विभाजन कर दिया जाता है। तो हम आज
दोनों तरह के रसास्वादन को देखेंगे। पहले तो मुद्दों के आधार पर देखेंगे और उसके बाद जो है परिच्छेद के हिसाब से किस तरह से लिखना है, पैराग्राफ वाइज कैसे लिखना है, प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद हमें पैराग्राफ वाइज अर्थ के आधार पर कविता का रसास्वादन किस तरह से करना है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर करना है चतुष्पदियों का रसास्वादन। तो यहाँ पर सारे मुद्दे मैंने लिए हैं, लेकिन जब परीक्षा में जब आएंगे तो जिन मुद्दों को वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जो मुद्दे वहाँ पर दिए जाएंगे, उसी के आधार पर आप कविता का रसास्वादन करेंगे। पहला हो गया हमारा शीर्षक। देखिए पहला आ गया शीर्षक। तो शीर्षक में कविता का नाम है नवनिर्माण। अब ये चुनी हुई कविता नामक कविता संग्रह से उद्धृत किया गया है। मैंने एक्सप्लेन करते हुए शीर्षक में आपको बताया था कि देखिए जिसका अंश कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो मुख्य रचना भी आप चर्चा में ले सकते हैं। तो ये जो मुख्य रचना कौन सी हुई, चुनी हुई कविताएं नामक कविता संग्रह, ये मुख्य रचना है। तो ये मुख्य रचना की भी चर्चा आप कर सकते हैं यदि आपको याद हो तो। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कविता का शीर्षक नवनिर्माण लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है और आप याद करके लिख सकते हैं तो इसका प्रभाव परीक्षक पर बहुत ही अच्छा पड़ता है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रचनाकार की तरफ। तो रचनाकार जो है, रचनाकार आ गया। रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। यहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया, यदि आपको रचनाकार कवि का पूरा नाम आता है, जैसे यहाँ पर नवनिर्माण के रचनाकार त्रिलोचन जी हैं, लेकिन इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो इससे भी क्या होता है, आपका जो प्रभाव है वो परीक्षक पर बहुत ही अच्छा पड़ता है। और रचनाकार में क्या लिखना होता है आपको पता है, जो कविता दी गई है उस कविता को किसने लिखा है, उसके कवि कौन है, पोएट कौन है, उसका नाम लिखना होता है। तीसरा आ गया काव्य का प्रकार। काव्य का प्रकार कैसा है, तो काव्य का प्रकार कैसा है, आपने ये चतुष्पदियाँ पढ़ी है, ऊपर क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो ये 4 छंदों वाली चतुष्पदी है। आगे हम बढ़ते हैं। पसंद की पंक्तियाँ नहीं लेंगे, पहले हम लेंगे कविता की केंद्रीय कल्पना। कविता की केंद्रीय कल्पना अर्थात सेंट्रल आइडिया। ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। आपने जो है इंग्लिश की पोएम जब पढ़ी होगी तो बहुत लिखे होंगे सेंट्रल आइडिया लिखे होंगे, आप सेंट्रल आइडिया जानते हैं। तो यहाँ पर आपको कविता की केंद्रीय कल्पना में सेंट्रल आइडिया लिखना होता है कि प्रस्तुत कविता में जो कविता नवनिर्माण है, इसमें कवि ने क्या कहा है आपसे। तो कवि कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि संघर्ष करने के लिए, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता को दूर करने का हमें आह्वान देता है। हाँ, हमें संदेश दे रहा है कि हम संघर्ष करते रहें अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए और उस संघर्ष से हमें निकलना चाहिए। उन कठिनाइयों को, उन ऑब्स्टिकल्स को जो हमारे जीवन में आ रही हैं, उनको दूर करना चाहिए और किसी का भी अत्याचार नहीं सहना चाहिए। विषमता, देखिए समाज में अनेक विषमता विद्यमान है, ऊंच नीच का फ़र्क होता है, लिंग भेद होता है। इन सभी विषमताओं को जो है दूर करना चाहिए और इक्वालिटी लानी चाहिए। निर्बलता को भी दूर करने का आह्वान किया गया है। आशावादी बनना, हमें कैसा रहना चाहिए, हमें हमारी सोच हमेशा आशावादी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी चाहिए। मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखना, बल का सदुपयोग करना। देखिए बल, अगर आपको कोई अच्छा पद मिला है, आपके पास कोई अथॉरिटी है, तो इसका उपयोग हमें दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरे की सेवा करने के लिए करना चाहिए, ना कि हम उस बल को दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करें। लिंग भेद को दूर करना, लिंग भेद हमारे जो समाज है,
हमारा समाज पुरुष प्रधान है। शुरू से ही हमारे समाज में महिलाओं को शोषित किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर कर जब नर और नारी दोनों समाज साथ में मिलकर चलेंगे, तभी ही हम नई सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी संदेश जो है कविता में हमें कवि दे रहा है। तो ये क्या है, कविता की केंद्रीय कल्पना हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गया। यहाँ पर हमें ये लिखना होता है, इन मुद्दों को यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा रस का टॉपिक। रस अगर आप चाहें तो रस लिख सकते हैं। अब आ जाता है हमारा पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव। पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव में हम लिखेंगे, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये त्रिलोचन जी ने लिखी हैं। त्रिलोचन जी प्रेम और अपनत्व की भावना पर बल दे रहे हैं। ये पसंद की पंक्तियाँ जो मैंने ली हैं, इन पसंद की पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर लिखना है। और हर विद्यार्थी जो है इस मुद्दे के लिए स्वतंत्र है। आपको जो कविता की पंक्तियाँ पसंद आती हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपकी पसंद की पंक्तियों को रट लेना है, उनको सही ढंग से लिखने की कोशिश करना है, ताकि कोई भी वर्तनी में गलती ना हो, कॉमा में गलती ना हो, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, कैसे लिखना है। अगर आप 2 पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, 4 पंक्तियाँ लिखना चाहते हैं, तो उन पंक्तियों को आप लिखकर ज़रूर देखें और उनको रट लें, ताकि यहाँ पर आपसे कोई गलती ना हो और आप स्वतंत्र हैं। आपको जो कविता की पंक्ति पसंद आती है, जिसका भावार्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उस भावार्थ को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, उन पंक्तियों को आप चुनेंगे। मैंने अपनी पसंद की पंक्तियाँ ली हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिलोचन जी प्रेम और अपनत्व की भावना पर बल दे रहे हैं। कवि हमें प्रेम और स्नेह की राह पर चलने का संदेश देता है। नैतिकता और अनुशासन के मार्ग पर चलकर हमें अपने जीवन में आने वाले कष्ट और संकटों को दूर कर सकते हैं। देखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन, अगर इंसान डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासित रहेगा, तो वह अपने मार्ग में आने वाली बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकता है और अच्छा व्यक्ति बन सकता है। नैतिकता के मूल्यों को अपनाकर भी वह एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। अपने सारे जीवन में आने वाली बाधाओं को वो दूर कर सकता है। यह राह किसी एक की नहीं है, वो बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि ये राह किसी एक की नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए है। अतः हमें विश्व बंधुत्व की भावनाओं को अपनाना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रतीक विधान। प्रतीक विधान के अंतर्गत क्या आता है, विश्वास बनाए रखने के लिए भूमि और आकाश जैसे प्रतीकों का उपयोग किया गया है। विश्वास बनाने के लिए यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया है कि हमें भूमि और आकाश जैसे विश्वास बनाए रखना चाहिए। विशालता और जड़ से जुड़े रहने के लिए, विशालता और जड़ से जुड़े रहने के लिए भूमि और व्योम को प्रतीक के रूप में लिया गया है। नर और नारी द्वारा नए समाज का निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा है कि जब नए नर और नारी साथ मिलकर नए समाज का निर्माण करेंगे, तो कांटों के ताज जैसे सुंदर प्रतीकों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब देखिए कल्पना। कल्पना, जब तक कवि की कल्पना को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम कविता का रसास्वाद नहीं कर सकते। कवि जो होता है अपनी कविता में कल्पना की नई नई ऊंचाइयां छूता है। उसकी कल्पना को समझना, उसके भाव को समझना, अर्थात कविता का रसास्वादन लेना। तो कवि की कल्पना क्या है, कवि हमारे समाज के जो दुबले दबे कुचले वर्ग है, हमारा समाज जो क्या है, जो दबा कुचला है, जो शोषित वर्ग है, उनके उत्थान का प्रयास करना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो दबे कुचले लोग हैं, जो वर्ग के लोग नीचे दब गए हैं, उनका हमें उत्थान करना चाहिए। प्रेम के मार्ग पर चलकर वो विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं हम शब्द समूह एवं भाषा शैली पर। शब्द समूह और भाषा शैली इस कविता की कैसी है, तो कवि ने क्या किया है, कवि ने चौपाई की भांति 4 चरण वाले छंद
चतुष्पदी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है चौपाई की भांति 4 चरणों वाले छंद का प्रयोग हुआ है। कविता को गेय शैली की कविता भी कहा जा सकता है और कविता में सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। 4 छंदों वाली कविता में आपने देखा होगा कि पहली, दूसरी और चौथी, जो पहला चरण है, दूसरा चरण है और जो चौथा चरण होता है उसमें तुकबंदी होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम, सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अब पहली में नहीं सकते हैं, दूसरी में नहीं सकते हैं, तीसरी जो लाइन है वो अलग हो गई। अब चौथी में फिर नहीं सकते हैं। ये क्या है? तुकबंदी है। तो इस तुकबंदी के कारण ये कविता गेय शैली जैसी लगती है। और इसमें क्या हो गया है, ये जो कविताएं हैं ये चतुष्पदियाँ भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। तो यहीं पर हमारा जो नवनिर्माण का मुद्दों के अनुसार रसास्वादन है वो समाप्त होता है। अब हम अथवा का जो दूसरा क्वेश्चन आता है उस पर जो है विचार करेंगे। अथवा करके प्रश्न आता है कि नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। वर्ड लिमिट्स दी जाती है 100 से लेकर 120 वर्ड्स। तो इसमें पहले हम प्रस्तावना जैसे लिखते हैं उसी तरीके से हम लिखेंगे कविता का शीर्षक, रचनाकार का नाम, उसके बाद केंद्रीय कल्पना। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। कविता का पूरा भावार्थ यहाँ पर लिखना है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। आपको चतुष्पदी पता होगी, किस चतुष्पदी में क्या क्या दिया गया है, भावार्थ आपको आता है, उसी को आपको क्रम से लिखना है पैराग्राफ वाइज। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मुद्दे नहीं दिए जाएंगे। तो हम ये शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे कि नवनिर्माण नामक यह कविता जो है चुनी हुई कविताएं नामक कविता संग्रह से ली गई है। कविता का नाम आ गया नवनिर्माण। कौन सा संग्रह है? चुनी हुई कविताएं। ये उसका जो है मुख्य संग्रह जो है वो भी आ गया। अब इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं, जिनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। ये भी हमने लिख दिया। अगर हमें आता है तो हम लिख सकते हैं कविता किस मुख्य ग्रंथ से ली गई है या उसके कवि का असली नाम क्या है, मूल नाम क्या है। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये 4 छंदों वाली चतुष्पदी है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ कवि ने संघर्ष करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, एक दूसरे से प्रेम करने, लिंग भेद को ख़त्म करने, समाज में समानता, स्वतंत्रता, एकता स्थापित करने का हमें संदेश दिया है। ये क्या हो गया? ये हमने एक पैराग्राफ में लिख दिया सेंट्रल आइडिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि कवि ने मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य समझाकर उसे पूर्ण करने का जोर दिया है। कवि क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेस पाना है, आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना है, तो आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, आपके जीवन का कोई गोल है, तो आप स्ट्रगल करिए, उसको पाने का निश्चित प्रयास करिए और आप उसको पा सकते हैं अगर आपने अपना प्रयास जारी रखा। तो यही कवि जो है हमें समझाना चाहता है कि अगर आपका निश्चित लक्ष्य है, आपका गोल है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप एक दिन सिद्धि के शिखर पर ज़रूर पहुँचेंगे। आपको सफलता क्योंकि आपको अपनी मंजिल का पता है, आप अपनी मंजिल के महत्व को जानते हैं। तो मंजिल पाने की राह में जितनी भी संकट आए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपको उन बाधाओं को दूर करना है और एक दिन सफलता के शिखर पर ज़रूर पहुंचना है। और उनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। देखिए, लोग गांव से शहर आ जाते हैं, शहर से फिर विदेश चले जाते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं, मुड़कर नहीं देखते, शहर आ जाते हैं, मुड़कर नहीं देखते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भूमि से
जुड़े रहना चाहिए। अगर हम अपनी भूमि से नहीं जुड़े रहते हैं तो हमारा जीवन उसी टूटे हुए पत्ते की तरह होता है जो अपने पेड़ से नीचे गिर जाता है। एक पेड़ पर जब पत्ते लगे होते हैं वो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाएगा जैसे कि एक पेड़ पर लगा हुआ पहले पत्ता था, लेकिन वो अब टूटकर नीचे गिर गया है, टूटे हुए पत्ते की तरह हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। जीवन में सुख दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। जीवन में सुख आता है, फिर दुख आता है, दुख चला जाता है, फिर सुख आता है। ये जो जीवन का एक चक्र है, तो हमें जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हमें अपने प्रयत्न से दूर करना चाहिए। बल का सही उपयोग बताते हुए वो क्या कहते हैं कि यदि आपके पास बल है, यदि आप किसी अच्छे पोस्ट पे हैं, अगर आपने अच्छा उच्च पद पाया है, तो उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। उसका उपयोग करने के लिए हमें मानव जीवन के कल्याण कार्य करने चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। अगर हम अच्छी पोस्ट पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का भी शोषण करें, किसी पर अत्याचार करें। मानव जाति को प्रेम व सद्भावना की राह पर चलाने की प्रेरणा कवि ने अपनी इस कविता से हमें दी है। उन्होंने समाज में लिंग भेद के खिलाफ भी आवाज़ उठाने के लिए कहा है। नर और नारी दोनों एक दूसरे के क्या है, संगी साथी हैं। तो जब नर और नारी दोनों एक साथ आएंगे तभी हमारे नई सोसाइटी का हम निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देखिए ये पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज में अक्सर क्या होता है, नारी का शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये पुराने समय से ही ये परंपरा चली आई है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता था, नारी को सम्मान भी मिलता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब नर और नारी दोनों को इक्वालिटी के हिसाब से दर्जा दिया गया है, दोनों को समान समझ रहे हैं हम। तो जब हम उन दोनों को समान समझेंगे, दोनों साथ मिलकर चलेंगे, तो हम एक नई सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। कवि ने यह भी संदेश दिया है कि हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य भी सुंदर बन सके। यदि हम अपने आज को अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य सुंदर होगा, और जब हम भविष्य वाले लोग होंगे, भविष्य के समय होगा, तो वो ये सोचेंगे कि हमारा भूत भी अच्छा था। हमें अपनी पुरानी बातों को भूल जाना है और हमें वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है, ताकि हम उज्जवल भविष्य की भी कामना कर सकें। इस कविता में अब देखिए, इस हम अंत करते हैं तो आ गया हमारा कविता का जो भाषा शैली है, उन सभी चीज़ों को, रस है, अलंकार है, ये सब यहाँ पर लिखना है। तो इस कविता में हमें मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है। और अगर आपको प्रतीक विधान या कुछ लिखने हैं तो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नर और नारी जो साथ में चलकर संघर्ष करते हैं, उनको बताने के लिए क्या कहा गया है, उनके सिर पर कांटों का ताज, ये प्रतीक विधान का उपयोग किया गया है। और जो दूसरे प्रतीक विधान है वो भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विशालता और जड़ से जुड़े रहने के लिए भूमि और व्योम का प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। तो अब देखते हैं कविता में कवि ने चौपाई की भांति 4 चरणों वाले छंद चतुष्पदी का उपयोग किया है। प्रत्येक चतुष्पदी के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्तियों में लयात्मक शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तुकांत शब्दों का प्रयोग होने के कारण कविता गेय शैली सी लगती है। कविता में सरल सहज शब्दों का प्रयोग कविता के प्रभाव को बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो आपका अथवा के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि कविता नवनिर्माण का रसास्वादन कीजिए, तो आपको इस तरीके से परिच्छेद के हिसाब से लिखना होगा। आप क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करिए। रसास्वादन का क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुद्दों के अनुसार लिखना, तो आप सारी कविताओं को मुद्दों के अनुसार तैयार कर लें। उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। जितनी आपकी कविताएं हैं, कोई ना कोई एक कविता ज़रूर आएगी। पहले क्वेश्चन में एक कविता देते हैं, मुद्दों के अनुसार रसास्वादन करिए, अथवा करके वो दूसरी कविता देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों।